नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तक है। इसमें दिए गए अध्याय भारतीय संविधान में दिए गए भाग और अनुच्छेदों के आधार पर निर्मित है। इस पुस्तक का अध्ययन हम सिलेबस पाठ्यक्रम के अलावा भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसका उपयोग किया जाता है। भारतीय जो संविधान है, इसका अध्ययन अति महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि संपूर्ण शासन व्यवस्था इसी संविधान पर आधारित है। आज जो हम शासन व्यवस्था के पदाधिकारियों को देख रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग और अन्य जो पदाधिकारी करते हैं, उन पदाधिकारियों को क्या कर्तव्य होंगे और क्या अधिकार होंगी और उनकी क्या सीमाएं होंगी, इस चीज़ का अध्ययन हम इस पुस्तक में करते हैं। इसी क्रम में आज हम भारतीय संविधान में संशोधन के बारे में बात करें। संशोधन क्यों आवश्यक है, इस बारे में हम बात करते हैं कि देश की बदलती हुई परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार देश का संविधान बदलता रहना चाहिए। क्योंकि यदि हमने संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई संशोधन नहीं किया, तो उस देश में क्रांति होना स्वाभाविक है। और यदि क्रांति होती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो संविधान मूल रूप से नष्ट हो जाता है। इस कारण संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान दिया कि संविधान में संशोधन होते रहने चाहिए, आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि उस समय शासन व्यवस्था अंग्रेज़ों के समय थी और अंग्रेज़ों ने ही ये कहा था कि आप अपना संविधान बना के दिखाएं तो हम आपको सत्ता देते हैं। इस बात को हमारे नेताओं ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि हम संविधान बना सकते हैं। उस समय हमारे चरम पर जो नेता थे, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जाता है। संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि जहाँ तक संभव है हम इस संविधान को एक ठोस और स्थायी संविधान के रूप में देखना चाहते हैं। संविधान में कोई स्थायित्व नहीं होता, इसमें कुछ लचीलापन भी होना चाहिए।
यदि आप इसे कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप एक राष्ट्र की प्रगति पर जीवित, प्राणवत एवं शरीरधारी व्यक्तियों की प्रगति पर रोक लगा देते हैं। हम आज संविधान में संशोधन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। इन्हें संसद प्रत्येक सदन में पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संशोधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 में दिया गया है, जो कि संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है। भारत के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः भारत में कठोर और लचीले संविधान को अपनाया गया। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 के भाग 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन की 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, लेकिन संविधान में संशोधन की एक अन्य प्रक्रिया है जिसका उल्लेख 368 में नहीं किया। वस्तुतः भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। संविधान में संशोधन की ये 3 प्रक्रियाएं हैं। पहला, संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संशोधन। दूसरा, संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। और तीसरा है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य के विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। हम एक एक करके तीनों का अध्ययन करते हैं। पहला, सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संशोधन। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं, जैसे नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र राज्य द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। भारतीय संविधान बहुत अधिक व्यापक है तथा संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि संविधान के प्रमुख प्रावधानों में जल्दी ही अथवा समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। इसके साथ ही संविधान निर्माता संविधान में आवश्यक लचीलापन चाहते थे। इसलिए संविधान कठोर होते हुए भी इस संविधान के कुछ अंश ऐसे हैं जिनका संबंध भारतीय संसद के दोनों सदन पृथक पृथक साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज देते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर संविधान में संशोधन हो जाता है। जैसे संशोधन कौन से बताऊं आपको कि राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। कुछ शर्तों के साथ राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन का गठन, समाप्ति, नागरिकता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार,
संसदीय गणपूर्ति, संसद द्वारा कानून निर्माण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया तथा द्वितीय अनुसूची की कुछ व्यवस्थाएं आदि। संविधान में संशोधन की इन व्यवस्थाओं को अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया, परंतु संविधान के तत्संबंधी अनुच्छेदों में यह बताया गया है कि इसमें संशोधन संसद द्वारा बहुमत से संशोधन कर सकेगी और अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया इन पर लागू नहीं होगी। विशिष्ट बहुमत के आधार पर संशोधन, यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत अथवा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों को तथा शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम बात करें, इसके अंतर्गत संविधान की वे व्यवस्थाएं आती हैं जिनमें संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। संविधान के ऐसे संशोधन का विधेयक सदन के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है यदि संसद का वह सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित कर दे और दूसरा सदन को भेज दे। उस सदन में भी इसी प्रकार वह 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दे, तो वो संविधान का क्या अंग बन जाता है। मूल अधिकार, नीति निष्ठ तत्व, संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएं जो प्रथम और तृतीय श्रेणी में नहीं आती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं। अगला, विशिष्ट बहुमत के साथ राज्यों के अनुमोदन पर संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों से आधे द्वारा स्वीकृत आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन हैं। संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों की अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर अंतिम तथा तीसरे वर्ग में संशोधन की वे व्यवस्थाएं आती हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए तथा विधेयक का राज्यों के कुल विधान मंडलों में से कम आधे राज्यों द्वारा स्वीकृति होना आवश्यक है। संविधान के उपबंधों को संशोधित करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। संविधान के तृतीय वर्ग में केवल वही बातें हैं जिनका संबंध राज्यों की शक्तियों, अधिकारों तथा संविधान के संघीय रूप से है। संसद के तृतीय वर्ग में संशोधन की प्रणाली बहुत कुछ सीमा तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड की संशोधन प्रक्रिया के अनुरूप है। अगला,
संशोधन प्रक्रिया की एक अस्पष्टता का निराकरण। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी होगी। ये व्यवस्था 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 में की गई थी। 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संशोधन प्रक्रिया की एक अस्पष्टता को दूर किया गया था। इस संवैधानिक संशोधन में ये कहा गया है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए रखा जाए तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी होगी। संविधान संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मात्र एक औपचारिकता है। इसके द्वारा राष्ट्रपति के उन चीज़ों को, अधिकार को छीन लिया है जिनमें वो उसको सुरक्षित, मतलब उस विधेयक को असुरक्षित कर देगा, मतलब उसको नकार दे। अगला हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन की आलोचना। हमने आज पढ़ा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 अपनाई। पहली साधारण बहुमत से, दूसरा विशिष्ट बहुमत से, और तीसरा विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों को उसमें मिलान करना, सहमति प्राप्त करना और फिर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजना। ये बात तो ठीक रही, मगर अब हम बात करते हैं संविधान में संशोधन पद्धति की आलोचना। देखो, हर विषय पर पक्ष और विपक्ष चलता रहता है। संविधान में संशोधन नहीं करेंगे तो दिक्कत, और करते हैं तो आलोचना तो होगी, उसका भी निराकरण करते हैं। संविधान निर्माताओं ने एक आदर्श संविधान पद्धति को अपनाने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी जो संशोधन पद्धति अपनाई गई उसमें कुछ अस्पष्टताएं और कुछ त्रुटियां रह गई थी, और इसी कारण संशोधन पद्धति की आलोचनाएं की जाती। हम पहली आलोचना देते हैं, राज्यों के लिए समय सीमा नहीं। मुख्य पॉइंट बात, पिछला हमने बात देखा कि 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 में ये कहा कि राष्ट्रपति को विधेयक, मतलब दोनों सदनों से पारित होने के बाद आधे से अधिक राज्यों पर भेजते हैं, उसके बाद अनुमति देनी होगी। मगर यह समय सीमा निर्धारित नहीं की गई कि वो कब तक अनुमति देंगी। संविधान ये निर्धारित नहीं करता है कि संविधान की 3य वर्ग से संबंधित संशोधन विधेयक जब संसद द्वारा पारित कर राज्य विधानमंडलों के पास भेजा जाएगा तो राज्य विधानमंडल कितने समय के अंदर विधेयक को स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। राज्य विधानमंडल अनावश्यक देरी का मार्ग अपनाकर संशोधन कार्य में बाधा भी डाल सकता है। अगला, दोनों साधनों में मतभेद दूर करने की व्यवस्था में, जो 2 सदन है अपने राज्यसभा और लोकसभा, इनमें यदि कोई मतभेद हो जाता है तो क्या करें। साधारण विधेयक के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान भी नहीं है। मतभेदों को सुलझाने की व्यवस्था के अभाव में
राज्यसभा कुछ उदाहरणों में संविधान संशोधन के कार्य में बाधक बन गई। हम उदाहरण देखते हैं। 1970 में राज्यसभा ने राजाओं के प्रिवियस उन्मूलन कानून संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर दिया था और अगस्त 1978 में राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित 44वें संवैधानिक संशोधन की 5 धाराओं को रद्द कर दिया था। इसी प्रकार 1979 में राज्यसभा ने 64वें और 65वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यसभा के हाथ में संविधान में संशोधन विधेयक को अंतिम रूप से अस्वीकृत करने की शक्ति को हो इसे लोकतंत्रीय सिद्धांतों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। भूतकाल में ऐसी स्थितियां रही हैं जबकि लोकसभा और राज्यसभा की दलीय संरचना में अंतर था। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक है और ऐसी स्थितियों में राज्यसभा अपनी इस शक्ति के आधार पर जनता की आकांक्षाओं के मार्ग में बाधा बन जाती है। राज्यों की पहल की शक्ति। भारतीय संविधान द्वारा विधानमंडलों को पहल की शक्ति नहीं दी गई है। संविधान में संशोधन के सभी प्रस्तावों पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक नहीं। ऐसे अनुच्छेदों की संख्या बहुत थोड़ी है जिनमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है। संघात्मक शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत सामान्यतया राज्य विधानमंडलों को भी संविधान में संशोधन की पहल करने की शक्ति है, लेकिन भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानमंडलों को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में संशोधन के सभी प्रस्तावों पर राज्य विधानमंडल की पुष्टि आवश्यक नहीं है। ऐसे अनुच्छेदों की संख्या बहुत थोड़ी है जिनके संशोधन के लिए कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। संविधान का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिसमें संशोधन की शक्ति संघीय संसद को एकरूपी पाई गई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य विधानमंडलों को संशोधन कार्य में पर्याप्त शक्ति प्रदान नहीं की है, जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। जनमत संग्रह। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सामान्यतया संविधान संशोधन के संबंध में जनमत संग्रह या लोक निर्णय अति महत्वपूर्ण होता है, परंतु संसद में बहुमत दल प्राप्त सरकार अपनी मनमानी न कर सके और संविधान संशोधन के संबंध में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत सामान्यतः संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में लोक निर्णय या जनमत संग्रह की व्यवस्था की जाती है, जिससे संसद में बहुमत प्राप्त दल मनमानी न कर सके और संविधान संशोधन के प्रसंग में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में रहे। लेकिन भारतीय संविधान के अंतर्गत जनता को संविधान संशोधन विधेयक स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। लोकसभा द्वारा पारित 44वें संवैधानिक संशोधन में संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में लोक निर्णय की व्यवस्था का प्रस्ताव था, लेकिन राज्यसभा ने इसे अस्वीकार कर दिया। संवैधानिक संशोधन या संविधान के मूल ढांचे के संबंध में लोक निर्णय की व्यवस्था के अभाव एक ओर से लोकतांत्रिक सिद्धांतों के निरादर है, दूसरी ओर इसमें
संसद के बहुमत प्राप्त दल को मनमानी करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार हमने आज क्या पढ़ा, संविधान में संशोधन कैसे कहते हैं और संशोधन की आलोचना। भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया में इन कमियों के बावजूद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संशोधन प्रक्रिया व्यवहारिक नहीं है, दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं है। भारतीय संविधान वस्तुतः लचीलेपन और कठोरता का अपूर्ण मिश्रण है। विश्व के अन्य संघात्मक संविधानों की तुलना में यह लचीला है, लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा संसद के अन्य उपबंधों की तरह संवैधानिक संशोधन में भी सैद्धांतिक उलझनों में खोने की बजाय व्यवहारिकता के मार्ग को ही अपनाया है। संविधान में संशोधन की इन प्रक्रियाओं को अपनाते हुए भारतीय संविधान में अब तक काफ़ी संशोधन कर लिए गए हैं, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और वो बने रहेंगे। 12 अनुसूचियाँ हैं, वो यथावत हैं। 22 भाग हैं। जो संवैधानिक संशोधन करके कानून बनाया जाता है वो अनुच्छेदों की गिनती में नहीं आता है, वो वहीं तक ही सीमित रहता है। जैसे किसी संविधान संशोधन किया जाता है तो कोई जो अनुच्छेद होता है उसमें कै खे गे जोड़े जा सकते हैं, मगर उसको मूलतः नष्ट नहीं करते। इस प्रकार आज हमने भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को समझा। अगली कक्षा में आपसे पुनः मिलेंगे। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक्स।